हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। जेपीएससी का प्रीलिम्स कंक्लूड हो चुका है और आपका क्या मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपने देख लिया होगा। और इसके बहुत ज़्यादा लूप में फंसने से बेहतर है कि जो आपका एग्ज़ाम है मेंस, उसके लिए आप तैयार हों। प्रीलिम्स से पहले ही हालांकि हमने ये बात आपसे कई बार की, बट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स तो ऑब्वियस है कि लोग प्री को ज़्यादा तरजीह देंगे, क्योंकि कोई सेंस भी नहीं बनता कि आप मेंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं और प्री ही क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। अब चूँकि चीज़ें क्लियर है, अगर आप 130 के रेंज में मार्क्स ला रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए। और वैसे भी प्री से पहले भी आपको इंटीग्रेटेड एक तैयारी होनी चाहिए, सो दैट जब भी आपको मेंस लिखने का मौका मिले तो वो जो लूप होता है कि प्री क्वालिफाई किए फिर मेंस में अटक गए या मेंस में किसी तरह से जस्ट क्वालिफाई किए फिर फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए, तो इस लूप को तोड़ने के लिए एक बार ज़रूरी है कि आप मेंस को इनसाइड आउट जानें। तो आज का लेक्चर हम देखेंगे कि कैसे प्री की तरह मेंस भी आपका पीवाईक्यू बेस्ड होना चाहिए। और जब हम प्री की बात कर रहे थे तब भी हमने प्रीलिम्स थ्रू पीवाईक्यू का कोर्स लाया था और उसमें भी हमने बात की थी कि कैसा इंटायर कॉन्सेप्ट जो है आपका पीवाईक्यू के इर्द गिर्द आपको क्रिएट करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। प्रोवाइडेड बाय सिलेबस तो आपके बेस में होना ही होना चाहिए। और हमने कैसे प्रीलिम्स में आपको जो लेक्चर्स लिए उससे कैसे क्वेश्चंस लगातार रिपीटेड हैं, और नहीं रिपीट हैं तो एटलीस्ट उसके आसपास हैं, वो एक हम सेपरेट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली लेकर आएंगे, तब आप देखेंगे। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी आप मेंस पर फोकस करें कि जो आपकी मेंस का पेपर होगा कैसे आप उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करें, और उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी होनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि कैसे अगेन मेंस के लिए भी पीवाईक्यू को आधार बना के अगर आप तैयारी करते हैं तो मेंस आप कंफर्टेबली क्लियर कर सकते हैं। और फिर से कोई भी बात बस हम कहने के लिए नहीं कहेंगे, हम क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को लगातार आयोग बार बार पूछती है। तो चलिए आज हम इकोनॉमी के सेक्शंस देखते हैं, उसमें भी ए और बी देखेंगे, उसके रिपीटेशंस देखेंगे। फर्स्ट हम 2024, फिर 2024 का बैकलॉग, फिर 2021 और 2016 4 साल के पेपर्स देखते हैं। उसके भी सेगमेंट में देखेंगे कि कैसे रिपीटेशंस हैं। फिर जब इकोनॉमी का ए बी खत्म हो जाएगा देन वी विल सी हिस्ट्री का पार्ट। हिस्ट्री में भी क्वेश्चंस कैसे एक लिमिटेड थीम्स के इर्द गिर्द ही पूछा जाता है। अगर आप पहले सिलेबस देखेंगे तो ये आपका इकोनॉमी का सिलेबस है, ये बेसिक फीचर है पार्ट ए में। एंड देन बी में आपका ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज। इन दो सेक्शंस के बाद हम फिर बाकी सी और डी और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के भी सारे सेक्शंस देखेंगे। तो इसमें भी आपको वैसे देखिएगा तो कई सारी चीज़ें पढ़नी है। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो आपका पार्ट ए में आता है, उसमें नेशनल इनकम, उसके अलग अलग तरीके क्या हैं, इन्फ्लेशन है, डेमोग्राफिक फीचर्स है, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो सिलेबस क्वाइट एक्सटेंसिव है और आपकी तैयारी ऑब्वियसली सिलेबस का हर पार्ट कवर तो आपको करना ही है, लेकिन उसमें भी जो फोकस एरिया है वो क्या होना चाहिए, ये इसका आइडिया सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यू देता है। नहीं तो ऐसे फिर आप इतने मोटे मोटे बल्कि नोट्स आपको, अभी जैसे माहौल है अभी क्या हमेशा से ऐसा होता है कि जैसे ही प्री क्लियर हुआ तो एक फियर साइकोसिस का लोग फ़ायदा उठाते हैं और कुछ से कुछ आपको चिपका दिया जाता है नोट्स के नाम पर, तो आप उसे पढ़ते रहते हैं। सिलेबस क्या है, पहले सबसे पहले प्री की तरह मेंस में भी आपके फिंगर टिप्स पर रहे, फिर आपको जो पीवाईक्यूज़ है उसके हर एक सवाल का बिल्कुल फिंगर टिप्स पर आंसर बिल्कुल याद कर लीजिए। यू जस्ट रिमेंबर देम। नहीं भी समझ आ रहा है लगातार पढ़िए, रट्टा लगा लीजिए, क्योंकि आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता, आपकी एबिलिटी इस चीज़ की होनी चाहिए कि आप जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको आप रट के या जैसे भी याद करके मेमोराइज करके बस उसको रिप्रोड्यूस कर दीजिए। एग्जामिनर को उसी से मतलब है कि आपने लिख दिया है आंसर, आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट्स कहीं नहीं भी हो पा रहा है बहुत अच्छे से तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। अभी जो आपका पर्पस होना चाहिए उसको है कि मेंस को आप अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करें, जैसे आपका सीट सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले हम देखिए पार्ट ए के सवाल देखते हैं। पार्ट ए अगेन ये आपका जो है 4 पार्ट में है ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और डी। तो आज हम ए और बी के सवाल देखेंगे, देन हम दूसरे सेगमेंट के बारे में आइडिया लेंगे। तो सबसे पहले ए की बात हो रही है। ए में आपका बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। इसके जो सेक्शंस हैं, नेशनल इनकम हमने अभी देख लिया है, इन्फ्लेशन, डेमोग्राफिक फीचर, आप सिलेबस एक बार अच्छे से देखिएगा। तो इसके एक बार हम सवाल देखते हैं कि क्या कुछ पूछा गया है, व्हाट हैज़ बिन आस्क्ड। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ से कुछ रैंडम पढ़ना है, बेसिक आपको सिलेबस पर कमांड तो होना ही चाहिए, लेकिन जो आपका मेजर पार्ट है वो आपकी होनी चाहिए जो बार बार आयोग पूछता है, ना कि कुछ से कुछ आप रट्टा लगाइए। तो ये देखिए पार्ट ए में सवाल पूछा गया है अलग अलग साल में। ये सबसे पहले 2024 का है, ये इसी का बैकलॉग है, एंड देन 2021 और 2016 ये हमने मार्किंग कर दी। अब देखिए एक बार सवाल कैसे पूछा जाता है। पहले देखिए इधर से शुरू करिए, यहाँ से 2024 आपको कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रोडक्ट मेथड एंड फैक्टर इनकम मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पर भी क्या है आपका की पॉइंट, नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम पता होगा
नेशनल इनकम जब आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि नेट प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकाला जाता है, फैक्टर इनकम मेथड से निकाला जाता है, उसके साथ साथ एक एक्सपेंडिचर से भी निकाला जाता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस बताइए, और पूछ रहा है कि इंडिया किसको फॉलो करता है। ये तो एक सवाल हो गया। यानी यहाँ से आपको आइडिया लगा कि यू मस्ट नेशनल इनकम को आप अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे सिलेबस में भी दिया गया है, लेकिन सिलेबस में इसके साथ कई चीज़ें और दी गई है। सवाल क्या पूछता है कि आपको जो दूसरे अलग अलग तरीके हैं नेशनल इनकम निकालने, वो रहने दीजिए। आप बताइए नेट प्रोडक्ट मेथड और फैक्टर इनकम मेथड में क्या फ़र्क है जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो। यानी ये सवाल आइसोलेशन में नहीं पूछा गया। इससे पहले आइए अब आप बैकलॉग वाले में। बैकलॉग में पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी नेशनल इनकम, फिर से है ना। इसमें डबल अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं। उत्पाद विधि से राष्ट्रीय मापन में डबल अकाउंटिंग की समस्या को दूर करने की उपायों की चर्चा कीजिए। अब यहाँ से थोड़ा आपको हिंट भी कर दिया, अगर कन्फ्यूज़न अगर होता भी है तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आप प्रोडक्ट मेथड है, डिस्कस द मेजर्स टू रिमूव प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में ही डबल अकाउंटिंग की दिक्कत आती है। तो जब अगेन नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो आप उसके अलग अलग एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, फैक्टर इनकम मेथड, वो जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो डबल अकाउंटिंग के इशू है उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, और ये फिर आपको कहाँ काम आएगा, तो 2024 वाला जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो। अब फिर आइए 2021 के सवाल में। 21 के सवाल में पूरा आपको नेशनल इनकम पूछ लिया गया है। प्लेन एंड सिंपल सवाल, नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय, है ना, और फिर डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो अगर आप PYQ 2021 का करके ठीक से जाते हैं तो आपको 2024 बैकलॉग भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 2024 भी। तो जब आप PYQ सॉल्व करते हैं 2021 का, आप जब डिटेल पढ़ेंगे तो आप नेशनल इनकम एज ए होल आप पढ़ते हैं इसके बारे में कि नेशनल इनकम क्या है, इसको डेराइव करने के क्या क्या तरीके हैं, और किस तरीके में क्या फ़्लॉ है, इंडिया का कुछ अडॉप्ट करती है, और जो अगर फ़्लॉ है तो उसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए, जो त्रुटि आ जाती है डबल अकाउंटिंग की, या फिर इनफॉर्मल सेक्टर छूट जाता है, या फिर और जो भी दिक्कत है नेशनल इनकम से, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं। तो जब आप PYQ यहाँ से आप तैयार कर लिए तो देखिए 2024 का ये सवाल भी आपके लिए केक वॉक है, और 2024 बैकलॉग भी। 2016 वाले में थोड़ा सा अलग पूछ लिया था कि डिटेल रिसेंट चेंजेस इन कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा में हुए परिवर्तन की विस्तृत चर्चा करिए। यानी 16 के बाद से 21 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, और 24 बैकलॉग में भी पूछा है, और भी जो एग्जाम्स हैं, हालांकि पेपर हमें नहीं मिले मेंस के, बट वहाँ भी आप देखेंगे कि नेशनल इनकम से सवाल रहता ही रहता है। तो जब आप PYQ के आंसर्स लिखते हैं या उसको तैयार करते हैं तभी आप जान जाते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करती है बाय रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, एक देश के नागरिक जो भी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है यूजुअली इन अ ईयर, एक साल में। तो यहाँ पर क्या है, फाइनल गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस करती है वो नेशनल इनकम है। तो अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तरीके के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट मेथड होता है एक, इसी को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, फिर एक इनकम मेथड होता है, फिर एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है। अब जब प्रोडक्ट मेथड के बारे में हम देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड होता है, तो इसमें हम फिर सीखते हैं कि इसमें डबल अकाउंटिंग की एरर आती है। फॉर एग्जांपल कोई ब्रेड बनाने वाली कंपनी सपोज करिए 40 रुपये का ब्रेड बेचती है, तो जब हम प्रोडक्ट मेथड से वैल्यू एडिशन करते हैं तो इसका 40 रुपये ले लेते हैं, लेकिन इसने क्या किया, वैल्यू एडिशन आइडियली कितने का किया है, इसने रॉ खरीदा होगा कहीं से, आटा खरीदा होगा 20 रुपये का सपोज करिए, तो ये 20 रुपये में इसने वैल्यू एडिशन कितने का किया है, सिर्फ 20 का किया है। तो जब हमें आइडियली करना चाहिए क्या कि इसने जो वैल्यू एडिशन किया 20 का, प्लस इसने जब आटा कहीं से खरीदा, तो जो गेहूं बेचने वाला था सपोज करिए 10 रुपये का, तो इसने वैल्यू एडिशन किया है 10 रुपये किया, तो प्रोडक्ट मेथड में वैल्यू एडिशन कितने का होना चाहिए, 30 रुपये का। लेकिन डबल अकाउंटिंग क्या हो जाता है कि फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हम जोड़ते हैं ना, तो 40 रुपये ले लेते हैं इसका, प्लस 20 रुपये इसका ले लेते हैं, तो ये बढ़ के कितना आ जाता है, इन्फ्लेटेड नंबर, बढ़ा हुआ संख्या में 60 का दिखाता है, जबकि होना चाहिए कितना, इसने वैल्यू एडिशन किया 20 का, इसने वैल्यू एडिशन किया 10 का। तो इस तरह से क्या होता है, डबल अकाउंटिंग हो जाती है और हमें एक बढ़ा हुआ या डिस्टॉर्टेड गलत नंबर दिखाई पड़ता है। फिर इसको दूर करने के उपाय क्या हैं, वे फॉरवर्ड है, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे देखते हैं। इससे क्या हो गया कि आप नेशनल इनकम के बारे में इनसाइड आउट आपने सारी चीज़ें सीख ली। फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोई भी साल का, यहाँ पर देख लीजिए नेट प्रोडक्ट मेथड और फैक्टर इनकम मेथड, तो जो हमने देखा कि जब 21 में ही PYQ के ज़रिए हम 3 चीज़ें देख लेते हैं,
प्रोडक्ट मेथड, नेट इनकम मेथड, तो इसी दोनों का डिफरेंस पूछ लिया है। एक बार अगर आप ठीक से कर लेते हैं नेशनल इनकम के बारे में डिटेल चीज़ें, तो कोई भी सवाल आपसे छूट नहीं सकता। तो ये चीज़ें फिर है, नेशनल इनकम को इनसाइड आउट क्यों पढ़ना है, तो अगेन ये बताता है आपको PYQ कि भाई हम लगातार पूछ रहे हैं। 2021 में हमने पूछा, 24 बैकलॉग में पूछा, 24 के मेंस में फिर से पूछा, तो पूछा जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर मेहनत कर दे आयोग, अलग अलग सवाल पूछने लगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नील है ही नहीं। क्योंकि अगर PYQ इस बार भी आप देखेंगे तो प्री में भी एक आइडिया लग जाता है ना कि मेंस का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है। PYQ के ही इर्द गिर्द भर भर के सवाल प्री में भी थे, तो ऑब्वियसली मेंस में भी होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको PYQ ही करना है, बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो आपका तैयारी का आधार है, बेसिस है, वो PYQ को बनाना चाहिए। इस तरह से थीम्स लगातार रिपीट होते हैं। ये हमने पार्ट ए में आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट चलिए पार्ट हम बी में भी देखते हैं कि कैसे इंटरलिंक्ड है। सवाल हमेशा से वही पूछा जाएगा जो पहले पूछा जा चुका है, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं पूछा जाता। अब ये देखिए पार्ट बी यानी कि इकोनॉमी में ही जो आपका दूसरा सेक्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इसके जो सवाल हैं इसमें भी देखते हैं हम कैसे इंटरलिंक्ड आपको सवाल देखने को मिलता है। ये देखिए 2024 का अगेन बैकलॉग है ये। इसमें पूछ रहा है कि वाई हैव सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज ड्रॉन स्पेशल अटेंशन इन एग्रीकल्चर। जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी, थोड़ा हिंदी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है इसका, है ना, ने भारतीय कृषि पद्धतियों में क्यों लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी एज ए कॉन्सेप्ट आपको क्या सिर्फ 24 में पूछा गया है? नहीं, सस्टेनेबिलिटी क्या, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, ऐसा तो नहीं कि एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, एनर्जी में भी होता है सस्टेनेबिलिटी की बात, उसके साथ साथ रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में, हर एक जगह सस्टेनेबिलिटी की बात होते रहती है। तो उसी से एक चीज़ आपको उठाकर पूछ लिया गया है कि एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज दोनों इंटरलिंक्ड भी, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है इसीलिए सस्टेनेबिलिटी की भी बात होती है। तो वही पूछ रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर में ये ध्यान कैसे आकर्षित किया है, क्योंकि एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी है वाटर पर बहुत ज़्यादा, और वाटर क्या है, सस्टेनेबल अगेन एनर्जी का ही पार्ट है ना। अगर हम वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो सस्टेन हम कर ही नहीं पाएंगे। इसी से रिलेटेड आपका प्री में भी इस साल ग्रीन GDP के बारे में पूछा था, तो वो भी क्या है, सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है। अब ये आपका 2021 का इंटरलिंक्ड है 2024 का बैकलॉग से। दूसरा पार्ट आइए, यहाँ पर आइए, हाउ इज़ इंक्लूजन मेजर्ड, समावेशी कैसे मापा जाता है। कोई भी चीज़ अगर समावेश है, समावेश मतलब क्या है, इंक्लूजन, इंक्लूड करना किसी को, जो सबसे पिछड़ा और सबसे सताया हुआ, सबसे गरीब तबका है, उसको भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम में, उसको भी जो पॉलिसी चल रही है सरकार की उसमें इंक्लूड करना, सो दैट उसका क्या हो सके, समावेशी, है ना, हर किसी का विकास हो सके, कोई लेफ्ट आउट ना हो जाए। तो ये चीज़ है यहाँ पर इंक्लूज़न। अब यहाँ पर इंक्लूज़न के बारे में पूछा है तो देखिए 2024 में पूछ लिया है इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। तो अगेन मोर और लेस ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा इसको आंसर लिखने में। जब आप इंक्लूज़न कैसे मेजर किया जाता है तो आप ये सवाल का जवाब दे ही सकते हैं कि समावेशी विकास को आप क्या समझ सकते हैं। इंक्लूज़न क्यों किया जाएगा, डेवलपमेंट के लिए ही ना, विकास के लिए ही। तो वही चीज़ यहाँ पर अगेन पूछ लिया गया है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। किस तरह का पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेकर आती है या लेकर आई है कि वो कितना कारगर रहा, पॉजिटिव, निगेटिव और वे फॉरवर्ड, कि अगर लोग नहीं हो पा रहे हैं इंक्लूड तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। अब जब समावेशी विकास की बात होगी तो क्या होगा, हम जानते हैं कि फूड, राइट टू फूड को क्या बना दिया गया, स्टैच्यूटरी बैकिंग दी गई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दिया गया 2013 में। अब ये भी क्या है, इंक्लूज़न के लिए कि भाई जो नहीं भी कमा पा रहा है कम से कम इतना हम उसको ग्रेन्स या फिर लाइफ के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड कराएं कि उसको फूड का कम से कम क्राइसिस ना हो, वो कम से कम इतना हो कि वो सर्वाइव कर सके। एक राइट टू लाइफ जो है फंडामेंटल राइट, उसकी उसको गारंटी हो सके। अब ये इसमें अब जब आप लिखते हैं तो फिर यही चीज़ कैसे इंक्लूड करना है इसका आइडिया आपको पहले वाले पार्ट में मिल जाएगा। डिस्कस वेरियस प्रोविजंस इन लेटेस्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में क्यों पूछा गया है, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ क्या, इंक्लूज़न, कि भाई हर किसी को इंक्लूड करो। जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि जो पिछड़े लोग हैं या जो गरीब तबका है वो इंक्लूड ना हो सके। तो ये सवाल भी दोनों एक तरह से सिमिलर सवाल है। और फिर इसका लिंक आपको कहाँ मिलता है 2024 में। तो दो पार्ट अभी हमने देखा, पार्ट ए और पार्ट बी। इसके साथ साथ इकोनॉमी के जो दूसरे पार्ट्स हैं, इकोनॉमी के पार्ट्स के साथ साथ उसमें और दो पार्ट है ना, सी और डी,
सी और डी का सिलेबस कुछ और है, उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन से बिल्कुल आपके सामने एविडेंट होगा कि कैसे पीवाईक्यू को ही आधार बनाकर आपको तैयारी करनी चाहिए। उसी तरह आप हिस्ट्री में जब हम डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री में भी देखेंगे कि रिपीटेड है सवाल, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी पूछ रहा है, कभी भी रैंडम पूछती भी नहीं है कोई भी आयोग। बहुत सारे इसके पीछे रीज़न है, वो हम बात करते आए हैं। और ये है कि पीवाईक्यू में जितने भी आंसर्स हैं उसको आप रट लीजिए, बस थोड़ा सा डाटा चेंज होगा। 2016 का पेपर है या 2021 का है या 24 का है, ये डायनेमिक डाटा है। जो आप कोट करेंगे उसमें इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट डाटा आपको कोट करना है, बजट का लेटेस्ट डाटा है, या अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जो भी है, डाटा डायनेमिक है तो डाटा तो आपको डायनेमिक ही यूज़ करना पड़ेगा, वो वहाँ पर हेल्प नहीं हो सकता। लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं बहुत मुमकिन है, मोस्ट प्रोबेबली फिर से आपको उसी स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जाएंगे। अब ये पीवाईक्यूज़ आपको कहाँ मिलेंगे? तो सारा पीवाईक्यू हमने, एक तो फ्री रिसोर्सेज है यूट्यूब पे भी, हमारा प्लेलिस्ट क्रिएटेड है मेंस थ्रू पीवाईक्यू, वहाँ से आप लेक्चर देखना शुरू करिए। और उसके साथ साथ हमारे कोर्सेज़ भी हैं। सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर आप जाइए और सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर कस्टमाइज कोर्स, आप कहाँ पर खड़े हैं तैयारी के, किस स्टैंडर्ड पर, किस लेवल पर, आपको वहाँ पता है। सबसे जो रिकमेंडेड है आप मेंस थ्रू पीवाईक्यू आपको मिलेगा। हमने सारा का सारा 24 बैकलॉग, 21 और 16 उसके जितने भी मेंस के सवाल हैं सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज है ना, इकोनॉमी और फिर हिस्ट्री, फिर पेपर में पॉलिटी और साइंस एंड टेक, ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। आप सबसे पहले उसको बेसिस बनाकर तैयारी करना, उसको बेसिस बनाकर आंसर राइटिंग लिखना शुरू करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में वैसे भी टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आप बस रिकॉल किया आपने और गोला रंग दिया जैसे कि आप प्री में करते हैं। मेंस में आपको सब्जेक्ट पर पकड़ होनी ज़रूरी है, और पकड़ के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले पीवाईक्यूज़ को आप आधार बना के अच्छे से तैयारी करें। और इंटायर पीवाईक्यू आपको हमारे ऐप में सेलेक्ट सिविल्स में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद कितना आप लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं इसके लिए आप मॉक्स दें, और वो मॉक्स अगेन किस पे बेस्ड होगा, तो पीवाईक्यू पे। नेशनल इनकम से सवाल पूछा गया है तो डेफिनेटली मॉक में सवाल नेशनल इनकम के ही इर्द गिर्द होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रैंडम कुछ भी उठा के आपसे पूछें फिर आप बहुत ज़्यादा में परेशान हो जाएं या बहुत अच्छा स्कोर करके मॉक में खुश हो जाएं। मॉक का वो पर्पस है ही नहीं, है ना। तो ये सब कुछ बातें थी कि हम आपसे बताएं कि क्यों आपको पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी करनी चाहिए। और सेलेक्ट सिविल्स पर जाइए और ये मेंस थ्रू पीवाईक्यू आप ज़रूर से इनरोल करिए अगर आप चाहते हैं सच में अच्छे से मेंस में अच्छा नंबर लाना, सो दैट फाइनल मेरिट पर आएँ। उसके अलावा भी हम टाइम टू टाइम जो प्लेलिस्ट है वो अपडेट करते रहेंगे, और आपको ऐप में मिल जाएगा सारा लेक्चर, सारा जो मॉक के लेक्चर होंगे उसके भी वीडियो, जो आपका पीवाईक्यू है उसके भी वीडियो लेक्चर, उसके एक्सप्लेनेशन। अगर आप मेंस थ्रू पीवाईक्यू देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि कैसा हमने उसमें एफर्ट लगाया है और कितना डिटेल्ड उसके एनालिसिस हैं। और तैयारी करते रहिए, आंसर लिखिए, है ना। और कुछ और आपके अगर क्वेरी हो तो 7992290065 पर हम अवेलेबल हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे मेंस के रिसोर्सेज के साथ, अपडेट करते रहेंगे हम प्लेलिस्ट को भी, और पढ़ते रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।